हेलो यार, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है साइकोलॉजी में, जी हाँ साथियों, मनोविज्ञान में। तो आप लोग जो है देखिएगा, अच्छे से प्रश्न को देखिएगा। और ये जो प्रश्न है फॉरगेटिंग के ऊपर है, इसके टाइप्स के ऊपर है, और इसके फॉरगेटिंग के कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि भूलने को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में कि बी स्मरण, इसी को हिंदी में बोलते हैं बी स्मरण, या इसी को जो है भूलना बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो फिलहाल हम लोग को जो है इसका मतलब देखना है कि आखिर बी स्मरण होता क्या है, यानी भूलना है क्या। और साथ में इसका जो है कुछ परिभाषा देखेंगे जो कि मनोवैज्ञानिक कोई साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, उसको देखेंगे। और साथ में इसके प्रकार को देखेंगे। ठीक है, अभी ये प्रश्न है, चलिए देखते हैं। देखिए, भूलना क्या है। तो व्यक्ति अनेक अनुभवों से होकर गुजरता है, जिसमें से कुछ अनुभव तो दीर्घकालिक रूप से संग्रहित हो जाते हैं तथा कुछ अल्पकालीन से। कुछ अनुभव स्मृति से विलुप्त हो जाते हैं। अनुभवों एवं सूचनाओं की स्मृति से नष्ट हो जाना ही विस्मरण कहलाता है। देखिए, चूँकि जो भी व्यक्ति होता है अपने ज़िंदगी में क्या होता है, अनेक प्रकार के बातों से, अनेक प्रकार के अनुभवों से, सूचनाओं से गुजरता है। और ये जो अनुभव और जो सूचना होता है, यह मस्तिष्क में जो है, यानी जो स्मृति होता है, उसमें दीर्घकालीन रूप से यानी लंबे समय से जमा होता है, संग्रहित हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अल्पकालीन होते हैं, और कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, सूचना होते हैं जो बिल्कुल विलुप्त ही हो जाते हैं। न तो वो थोड़ा देर के लिए संग्रहित होता है और न ही बड़े देर के लिए संग्रहित होता है, यानी पूर्ण तरीक़ा से वो विलुप्त ही हो जाता है माइंड से। और यही जो होता है, इसी अनुभव और सूचनाओं को स्मृति से नष्ट हो जाना ही विस्मरण कहलाता है। समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने कहीं गया और रास्ते के किनारे जो है वहाँ पे ना जादूगर अपना जादू दिखा रहा है। उस जादू दिखा रहा है तो हमने जाते जाते गया और जादू देखा और फिर निकल गए अपने काम पे। अब गए वहाँ पे तो जो है जादू दिखे, अब जो है थोड़ा देर के लिए वो हमारे दिमाग में हो सकता है, दिमाग में रहे कुछ दिनों तक या कुछ समय तक। उसके बाद जो है ऑटोमेटिक वो हमारे दिमागों से ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बारे में ना सवाल जवाब कुछ नहीं हमारे दिमाग में बचता है कि हमने क्या क्या देखा, नहीं देखा। तो यही चीज़ें हैं कि अपने अनुभव किए गए चीज़ों को या कोई भी इन्फॉर्मेशन को, जो आपका मेमोरी है, जो आपका स्मृति है, वहाँ से कंप्लीट जो है नष्ट हो जाना ही विस्मरण या भूलना कहलाता है। समझ गए। चलिए, और ये जो सूचना है, अनुभव है, कैसा होगा, कैसा आपके स्मृति में स्टोर होता है, या तो दीर्घकालिक रूप से स्टोर होता है, मतलब संग्रहित होता है, या थोड़ा देर के लिए मतलब अल्पकालीन रूप से संग्रहित होता है। ये चीज़ें हैं, और बिल्कुल विलुप्त हो जाता है, वही तो आपका विस्मरण होता है। समझ गए ना। चलिए, अब इसका परिभाषा देखिए, इसका डिफिनीसन क्या होगा, एग्जैक्ट डिफिनीसन। तो देखिए, जो भी आपको साइकोलॉजी टर्म देखने को मिलता है, चाहे भूलना हो, चाहे समस्या समाधान हो, चाहे स्मृति हो, कुछ भी हो, सब का जो है साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट आए, अपना अपना उन्होंने मत रखा। और उसको जो है आपको एक आध जो भी साइकोलॉजिस्ट होंगे उनका नाम ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा, कि जैसे स्मृति के लिए कौन से साइकोलॉजिस्ट ने अपना डिफिनीसन दिया, भूलने के लिए, ध्यान के लिए, पर्सनालिटी के लिए, सब टर्म के लिए अलग अलग जो है साइकोलॉजिस्ट ने अपना मत अलग तरीक़ा से डिफाइन किया। तो उसको ज़रूर एक आध याद रखना पड़ेगा, तभी जाके यही तो एग्जैक्ट वैल्यू है। वरना विस्मरण के बारे में तो आप लिख ही दीजिएगा। ठीक है, जो ऊपर देखे हैं। देखिए, एक है मन के अनुसार, एक है इंग्लिश के अनुसार। समझ गए। देखिए, मन के अनुसार क्या है कि मन के अनुसार जो विस्मरण है, जो भूलना से तात्पर्य है कि धारण की असफलता या ग्रहण की गई सामग्री की पुनः स्मरण की असफलता से है। मन ने ये बताया कि विस्मरण भूलना का मतलब है कि जो भी चीज़ें को हम एक्सेप्ट किए हैं, धारण किए हैं अपने अंदर, उसमें असफलता। जैसे कुछ भी हम समझिए कि जैसे हम क ख ग घ पढ़े, हम अपने अंदर क ख ग घ धारण किए हैं और वो क ख ग घ को हमने जो है असफल हो रहा है धारण करने में, तो मतलब फिर से उसे याद करने में, तो वही जो है आपका क्या होता है, भूलना होता है। फिर से आप किसी चीज़ को नहीं याद कर पा रहे हैं, नहीं आपके अंदर दिमाग में आ रहा है, मतलब क्या है कि उस चीज़ को आप भूल गए हैं, तो यही तो भूलना होता है। तो मन और मन ने ही कहा कि विस्मरण से तात्पर्य है कि धारण की असफलता, मतलब जो हम धारण किए हैं उसमें असफलता रहेगा। और या जो भी ग्रहण की गई सामग्री है, मतलब हम अपने दिमाग के अंदर जो भी ग्रहण किए हुए चीज़ें हैं, उसमें जो है हम उसको फिर से चाहते हैं कि इसे हम याद करें, और उसमें चीज़ को हम याद नहीं कर पा रहे हैं, पुनः स्मरण मतलब फिर से जो है रिकॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें असफलता हो रहा है, मतलब उस चीज़ को हम भूल गए हैं, तभी तो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो यही जो है होता है, भूलना होता है। तो ये
मन, और मन ने बताया कि विस्मरण से तात्पर्य है कि धारण की असफलता या ग्रहण की गई वस्तुओं या सामग्रियों की पुनः स्मरण की असफलता से। समझ गए? चलिए अब इंग्लिश के अनुसार देखिए, इंग्लिश ने क्या कहा, मन ने कहा, और एक इंग्लिश के अनुसार। समझ गए? इंग्लिश के अनुसार देखिए कि पूर्व में सीखी गई, पूर्व में यहाँ पे सोखी नहीं होगा, पूर्व में सीखी गई वह अनुभव की गई वस्तु का विस्मरण वह अस्थायी या अस्थायी हानि है जिसके कारण पुनः स्मरण, पहचान या कार्य करने की योग्यता समाप्त हो जाती है। देखिए अब इंग्लिश ने तो इसको और आसान बना दिया। कैसे आसान बना दिया? तो जो हमारे अंदर जो कार्य है, जो अनुभव है, जो भी पूर्व में किया गया अनुभव है, उसमें विस्मरण वह अस्थायी या अस्थायी हानि होता है। फॉरगेटिंग क्या है? एक लॉस है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे टेम्प्रोरी हो, एक तो लॉस होता ही है। मतलब हम कोई भी चीज़ कार्य किए और उस कार्य के बारे में हम भूल गए, कोई भी चीज़ याद किए और उसके बारे में हम भूल गए। अब भूल गए तो वह क्या होता है, या तो हो सकता है हम उसको बिल्कुल कभी भी याद नहीं आ रहा है तो परमानेंट हो जाएगा, और एक होता है कि मान गए अभी 1-2 घंटे नहीं याद होता है और बाद में फिर से हमारे दिमाग में आ जाता है कि वो ये बातें के बारे में जो है हम उस समय बातें कर रहे थे, तो कुछ देर के बाद याद आ जाता है। तो मतलब वो टेम्प्रोरी रूप से क्या होता है, उसमें हानि होता है। ठीक है? जो परमानेंट हानि होगा वो कभी नहीं याद आएगा दिमाग में, लेकिन जब टेम्प्रोरी रूप से होगा तो हो सकता है थोड़ा देर के बाद फिर से दिमाग में आ जाए याद। ठीक है? तो यही है इंग्लिश के अनुसार, यही है कि पूर्व में सीखी गई जो भी वस्तु का विस्मरण वह अस्थायी या अस्थायी हानि है जिसके कारण पुनः स्मरण मतलब फिर से याद करने में या पहचान कार्य में करने में योग्यता समाप्त हो जाती है। समझ गए? इंग्लिश तो इसको और आसान क्लियर कर दिया कि पहले जो भी हम सीखी गई चीज़ें हैं, वस्तु है, उसको उसमें जो है विस्मरण वह अस्थायी विधि वह अस्थायी या अस्थायी हानि होता है जिसके कारण उस सीखी गई वस्तु को अगर हम पुनः स्मरण करते हैं या पहचान करते हैं या कार्य करने की योग्यता जो है समाप्त हो जाता है, और यही जो है आपका क्या होता है, भूलना होता है। समझ गए? चलिए अब देखिए ये हम पढ़ा दिए, अब इसको एक बार जाके आप खुद से समझ के पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अब खुद से समझ के पढ़ने के लिए आपको हम यहाँ पे भी बता रहे हैं, आपको हम RM नर्सिंग गूगल पर जाके rmnursing.blogspot.com पर आप पढ़ेंगे, वहाँ से इस चीज़ को और PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा समझ सकते हैं। सब आप ही के लिए हम करें, वरना हमको कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इसके प्रकार के बारे में जो है आपको बताना पड़ेगा कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ फॉरगेटिंग, विस्मरण के कुछ निम्न प्रकार है, मतलब इसका जो है फॉलोइंग इस प्रकार से है। ठीक है? देखिए कौन कौन से प्रकार है विस्मरण को, क्योंकि हमसे मात्र 2 ही प्रकार है इसमें। ठीक है? देखिए एक है आपका प्राकृतिक विस्मरण, नेचुरल फॉरगेटिंग, याद करना बहुत आसान है। विस्मरण यानी भूलना का मात्र 2 ही प्रकार है। तो पहला प्रकार है प्राकृतिक विस्मरण, नेचुरल फॉरगेटिंग। देखिए नेचुरल फॉरगेटिंग क्या होता है? देखिए समय के साथ सीखी चीज़ें व अनुभवों को भूल जाना प्राकृतिक विस्मरण कहलाता है। इसे अनअभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक एबिंगहास थे। उनके मतानुसार सीखने एवं पुनः स्मरण में जितना अंतराल होगा विस्मरण उतना ही अधिक होगा। जब सीखी गई सामग्री का काफ़ी समय तक अध्ययन नहीं किया जाता है तो व्यक्ति उसे भूल जाता है। देखिए प्राकृतिक विस्मरण वह विस्मरण होता है, वह भूलना होता है कि यह समय के साथ जो भी चीज़ें आप सीखे हैं, जो भी अनुभव किए हैं अपने अंदर, उसको जो है भूल जाते हैं समय के साथ। तो यह जो है नेचुरल होता है, इसमें किसी और कारण नहीं होता है। आप खुद से जो है क्या किए, कोई चीज़ सीखे, कोई चीज़ आपको ध्यान में है बट उससे जो है समय के साथ आप भूल जा रहे हैं। जैसे बूढ़ा जो व्यक्ति होता है तो उसने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें किया है, क्या क्या अनुभव किया है, धीरे धीरे वह लगभग समय के साथ क्या होता है, भूलने लगता है। उसमें जो है याददाश्त कमज़ोर हो जाता है बूढ़े व्यक्ति में। तो क्या हो रहा है, वो प्राकृतिक रूप से भूल रहा है, उसका तो ये नेचर है कि वो बूढ़ा हो रहा है, से मानसिक संतुलन गड़बड़ा रहा है इसलिए भूल रहा है। तो यही जो है प्राकृतिक होता है। अब इसमें जो है इसे अनअभ्यास का भी सिद्धांत कहा गया। अनअभ्यास का सिद्धांत क्यों कहा गया कि जब आप किसी चीज़ को अभ्यास नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो भूलेंगे ही भूलेंगे। तो इसीलिए इसे जो है अनअभ्यास का सिद्धांत कहा गया, किसे, प्राकृतिक विस्मरण को। इस सिद्धांत को जो देने वाले मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वो कौन से थे, एबिंगहास थे। तो याद रखिएगा कि जो अनअभ्यास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसने दिया, तो मनोवैज्ञानिक एबिंगहास ने दिया, जिसे जो है प्राकृतिक विस्मरण भी कहते हैं। समझ रहे हैं? चलिए इनके अनुसार, इनके मन के अनुसार कि जो भी चीज़ें सीखते हैं और या पुनः स्मरण में जितना ज़्यादा अंतराल होगा, मतलब किसी भी चीज़ को सीखते हैं
और उससे जो है हम लोग पुनः स्मरण, अब किसी चीज़ को याद किए, अपने दिमाग में याद कर लिए और उसे छोड़ दिए। अब याद कर देंगे और छोड़ देंगे तो क्या होगा कि उसके बीच में अंतराल बढ़ जाएगा, और अंतराल बढ़ेगा तो भूलना उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, नज़दीक आ जाएगा। इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए कोई भी चीज़ का, समझ गए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप अपने काम का हो, चाहे अपने पढ़ाई लिखाई का हो, कुछ भी हो। तो वही अबिंहास ने यही बोला कि पुनः स्मरण में जितना ज़्यादा अंतराल होगा, मतलब किसी भी चीज़ को फिर से याद नहीं करेंगे, उसमें जितना ज़्यादा आप सीखने के बाद जो है उसके पुनः स्मरण में जितना अंतराल करेंगे उतना ही विस्मरण अधिक होगा, भूलना अधिक होगा। जब कि सीखी गई बस सामग्री का काफ़ी समय तक अध्ययन नहीं किया जाता है तो व्यक्ति उससे भूल जाता है। ये समझ गए कि जब किसी भी चीज़ को सीख लिए है, याद कर चुके हैं, लेकिन उससे जो है अभ्यास नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे तो व्यक्ति उससे भूल जाएगा। तो यही होता है प्राकृतिक विस्मरण, समझ गए। इस प्राकृतिक स्मरण में इसे जो है अनाभ्यास का सिद्धांत भी कहा जाता है, और ये मनोवैज्ञानिक एबिंगहास ने दिया। इन्होंने बताया कि सीखे हुए चीज़ों को पुनः स्मरण करने में जितना ज़्यादा अंतराल होगा उतना ही विस्मरण अधिक होगा, समझ गए। और जो भी चीज़ें सीखे गए हैं उसका अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो व्यक्ति उससे भूलेगा ही, और यही होता है आपका प्राकृतिक विस्मरण, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही शानदार है। शानदार क्या है, अस्वस्थ विस्मरण, मॉर्बिड एब्नॉर्मल फॉरगेटिंग। अस्वस्थ जो है विस्मरण क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अस्वस्थ जो विस्मरण है, मतलब मॉर्बिडिंग एब्नॉर्मल फॉरगेटिंग, अस्वस्थ विस्मरण, पहला प्राकृतिक और दूसरा अस्वस्थ विस्मरण। देखिए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से देखिएगा। इसमें व्यक्ति जानबूझकर भूलने की कोशिश करता है। जैसे व्यक्ति केवल सुखद अनुभवों को याद रखना चाहता है, दुखद एवं पीड़ाजनक अनुभवों को नहीं। ऐसे अनुभवों को जो उसे व्यथित करते हो उन्हें अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जाता है। इसे दमन का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत फ्रायड द्वारा दिया गया, ठीक है। देखिए अस्वस्थ भूलना क्या होता है, मॉर्बिड एब्नॉर्मल फॉरगेटिंग क्या होता है, मॉर्बिड एब्नॉर्मल फॉरगेटिंग क्या होता है, अस्वस्थ विस्मरण क्या होता है। तो पहला था प्राकृतिक, दूसरा है अस्वस्थ। अस्वस्थ वाला में ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें जो होता है इसे जानबूझकर भूलने की कोशिश करता है। मतलब समझिए कोई ऐसे बात है, ठीक है, जो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाता हो, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता हो, टेंशन करता हो, दुख देता हो, तो वैसे बातों को क्या करते हैं हम, जानबूझकर अपने अंदर उसे दमन करने का कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यार इस बात को हम क्यों बार बार याद कर रहे हैं, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रहा है, दुख हो रहा है। तो उस चीज़ को जो है व्यक्ति जानबूझकर अपने अंदर दमन करने का कोशिश करता है, भूलने का कोशिश करता है, और जो है उससे क्या करता है कि वह जो है सिर्फ और सिर्फ सुख और अनुभव के चीज़ों को याद रखना चाहता है, जिससे उसे जो है कष्ट ना हो, टेंशन ना हो, ठीक है। और इससे जो होता है आप व्यक्ति जानबूझ के जो चीज़ को भूल रहा है तो उससे क्या करता है कि व्यथित न हो, व्यथित करे, इसके लिए वो क्या करता है, अनकॉन्शियस मतलब जो अचेतन मन होता है। अब अचेतन जानते हैं कि इस प्रकार से अचेतन काम करता है कि व्यक्ति एक बेहोशी की तरह उस चीज़ों को ध्यान नहीं देता है, उसके अंदर रहता है बट उस और ध्यान नहीं देकर वो सिर्फ अच्छे चीज़ों को ध्यान देता है। तो यही होता है अचेतन माइंड अनकॉन्शियस माइंड में डाल देता है, ठीक है, डाल दिया जाता है। और इसे दमन का भी सिद्धांत कहते हैं, इसे फ्रायड ने दिया था। दमन का सिद्धांत का मतलब क्या है कि अपने अनकॉन्शियस माइंड में किसी भी ऐसे चीज़ को डाल देना जो आपको दुख पहुंचाता हो, आपको पीड़ा देता हो, ऐसे बातों को जो है अनकॉन्शियस माइंड में डाल देना, जहां से डालने के बाद आप उस चीज़ को जो है जानबूझकर भी आप उसे याद नहीं कर पाएंगे, उसे भूल जाएंगे, और यही होता है अस्वस्थ भूलना, समझ गए। चलिए बहुत आसान है। अस्वस्थ भूलना क्या है, तो कुछ ऐसे चीज़, कुछ ऐसे अनुभव जो व्यक्ति को याद करने से पीड़ा होता हो, जो अपने आप को अपने अंदर उस चीज़ का अनुभव करने से पीड़ा हो, दुख हो, तो ऐसे चीज़ों को व्यक्ति जानबूझकर भूलने का कोशिश करता है। ऐसे अनुभव जो उसे समस्या दे, व्यथित करे, उसे वो अनकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। इसे दमन का सिद्धांत कहते हैं, और यह जो है सिद्धांत फ्रायड ने दिया था, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं विस्मरण या विस्मरण या भूलना को प्रभावित करने वाला कौन कौन से ऐसे कारक है। देखिए व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरगेटिंग को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं देखिएगा यहाँ पे विस्मरण के कुछ प्रमुख कारक हैं। विस्मरण के कुछ ऐसे कारक हैं जो क्या करता है, प्रभावित करता है। सिर्फ आपको पॉइंट याद रखना है, पॉइंट याद रखेंगे तो मैं आपको जो अभी समझा दूंगा दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन पॉइंट के लिए तो याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से इसमें पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट भूल जाइएगा तो सारा मैटर ही गड़बड़ा जाएगा, ठीक है।
तो देखिए बी स्मरण के कुछ प्रमुख कारक निम्न हैं। पहला है अधिगम स्तर, लर्निंग लेवल प्रभावित करता है, समझ गए, सीखने का स्तर। बी स्मरण का सबसे प्रमुख कारण अधिगम सामग्री का कम अभ्यास है। अधिगम सामग्री पर जितना ही कम अभ्यास किया जाएगा उसके भूलने की संभावना उतना ही अधिक होगी। देखिए पहला है अधिगम स्तर मतलब लर्निंग लेवल। अब इसमें होता यह है कि जो भी व्यक्ति सीखता है उसका स्तर कैसा है ये प्रभावित करता है। अगर किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं, याद करते हैं, तो उसको कब याद होता है? जब उस चीज़ को बार बार याद करते हैं, बार पुनः स्मरण मतलब रिकॉलिंग करते हैं दिमाग में, बार बार उसका अभ्यास करते हैं। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि जब किसी चीज़ को आप किसी भी सामग्री को जो है जितना कम अभ्यास करेंगे भूलने का जो चीज़ें होगा उतना ही अधिक होगा। किसी भी चीज़ का जितना भी अभ्यास कम किया जाएगा भूलने की संभावना उतना ही अधिक होगा। तो यही होता है याद, अधिगम का स्तर मतलब सीखने का स्तर। जो भी चीज़ें आप सीखे हैं उसका अभ्यास, उसका जो है आप अभ्यास कितना कर रहे हैं, कितना अधिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। और यही होता है आपका लर्निंग लेवल मतलब सीखने के स्तर आपका कैसा है। क्या आप उसको अभ्यास कर कर के सीख रहे हैं या आप सीख लिए हैं तो उसको छोड़ दिए हैं, मतलब उसका स्तर आप गिरा दिए हैं। जब ही स्तर गिरेगा अभ्यास कम जाएगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो जो है आपका भूलने का भी जो शक्ति है उतना ही कमज़ोर हो जाएगा और आप भूल जाएंगे। तो ये चीज़ होता है, सीखने का स्तर भी व्यक्ति को प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए पहला हो गया सीखने का स्तर। दूसरा यहाँ पे देखिए अधिगम सामग्री की निरर्थकता मतलब मीनिंगलेस ऑफ लर्निंग मटेरियल। अब किसी भी चीज़ को आप सीख रहे हैं उसका मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है, तो उस जो है क्या होता है भूल जाते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपको बायो साइंस कठिन लगता है। बायो साइंस कठिन क्यों लगता है कि बायो साइंस में कुछ ऐसे वर्ड सब है, कुछ ऐसे टर्म सब है जो कि अजीबोगरीब है। अब उस टर्म को आपको दिमाग में बार बार नहीं रह पाता है, वो मीनिंगलेस आपको लगता हो, बड़ी कठिन लगता हो, जो आपके आम भाषा है उससे अलग है, मतलब आपके अनुसार वह मीनिंगलेस है। जब भी मीनिंगलेस होगा, निरर्थकता होगा उसमें, तो क्या होगा आपके भूलने का जो चीज़ें होगा वो ज़्यादा होगा। इसलिए भी कोई भी चीज़ का रोचक जितना ज़्यादा बनाते हैं उतना ज़्यादा वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो दूसरा यही है कि अधिगम सामग्री मतलब सीखी हुई सामग्री की निरर्थकता मतलब बेकार, उसमें कोई ऐसा अर्थ नहीं है, निरर्थक है मतलब उसमें अर्थ ही नहीं है। जो भी चीज़ हम सीखे हैं उसका निरर्थक है मतलब वही में अर्थ नहीं है, जिसके कारण हम उससे भूल रहे हैं, याद करना मुश्किल है। मीनिंगलेस ऑफ लर्निंग मटेरियल सीखी गई वस्तुओं का मीनिंगलेस होना, निरर्थक होना। देखिए अधिक सामग्री व्यक्ति के लिए जितना सार्थक होती है, अधिगम सामग्री याद की हुई मतलब सीखी हुई सामग्री व्यक्ति के लिए जितनी ज़्यादा सार्थक होती है उसका भी स्मरण उतना ही कम होता है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें हम सीखे हैं हमारे लिए जितना ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, सार्थक होता है, उसका भूलने का दर उतना ही कम होता है, ठीक है। इसके विपरीत निरर्थक अधिगम सामग्री जल्द ही विस्मृति से गर्त में समा जाता है। बट इसके उल्टा, इसके विपरीत सार्थक के विपरीत अगर सीखी हुई जो चीज़ें हैं वो अगर निरर्थक होता है, उसमें कोई अर्थ नहीं है, तो सामग्री जल्द ही हमारे मेमोरी से विस्मृति से क्या होता है गर्त में समा जाता है, पुनः स्मरण से गर्त में चला जाता है और हम भूल जाते हैं। तो समझ गए, पॉइंट याद रखिएगा कि अधिगम सामग्री का निरर्थकता मतलब मीनिंगलेस ऑफ लर्निंग मटेरियल मतलब सीखी गई चीज़ों का मीनिंगलेस होना, निरर्थक होना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा कारक है याद किए जाने वाले में समानता मतलब सिमिलर इन स्टेप, याद किए जाने वाले पदों या वाक्यों में समानता। याद की जाने वाले सामग्री में जितनी अधिक समानता होगी उसकी स्मृति की संभावना भी उतना ही अधिक होगा। जैसे देखिए कोई भी चीज़ हम सेंटेंस याद कर रहे हैं और एक ए है और एक ए सेंटेंस है, ठीक है। इसका नाम है दे दीजिए इक्विवेलेंट, इसका नाम है इक्विवेलेंट दे दीजिए और इसका भी नाम दे दीजिए इक्विवेलेंट। इसका नाम क्या है इक्विवेलेंट और इसका नाम है इक्विवेलेंट। अब देखिए दोनों में कहीं ना कहीं समानता लग रहा है, एक है इक्विवेलेंट और एक है इक्विवेलेंट। इसमें थोड़ा अंतर क्या है, लेंट लगा हुआ है तो इस कारण इसमें अंतर दिख रहा है, बाद बाकी इक्विवेलेंट इसमें भी दोनों में है। मतलब जितना ज़्यादा अधिक समानता होगा सीखी गई चीज़ों में उतना ज़्यादा जो है हम उसको क्या भूलने की संभावना अधिक हो जाता है, क्योंकि इसमें आदमी कन्फ्यूज करता है कि हम ये याद किए थे कि ये याद किए थे, कंफ्यूज करता है और इस चक्कर में आदमी भूल जाता है। तो इसलिए डिफरेंस रहता है, तो चीज़ों को याद करना, जैसे
जैसे क ख ग घ है, क के बाद ख है, ग है, घ है, सब अलग अलग है। बट क को ही अगर 10 बार याद किया जाए और कहा जाए कि क ही आपका ख है, क ही ग है, तो आपको पता चलेगा कि कौन क कौन ख है और कौन सा क कौन सा ग है। तो इसलिए सिमिलर जो चीज़ें रहता है, जो भी ऐसे सिमिलर वाक्य होते हैं, जो भी सिमिलर पद होता है, उसमें जितना ज़्यादा आपका मेल होगा, समानता होगा, उतना ही ज़्यादा स्मृति याद की जो भावना होगा, उतना ही बी स्मृति की संभावना जो है उतना ही अधिक होगा। समझ गए? मतलब भूलने की संभावना उतना ही अधिक होगा। समझ गए? चलिए, अब हम यहाँ पे चलते हैं व्यक्ति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, व्यक्तिकरण का प्रभाव। देखिए, हम लोग अभी 3 क्या देखे हैं? पहला देखे हैं पहला हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? अधिगम स्तर, लर्निंग का स्तर। उसके बाद लर्निंग का मटेरियल कैसा है, निरर्थक है या मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है, ये चीज़ें है। उसके बाद जो चीज़ें हम याद किए हैं, तो याद किए जाने वाला हमारा जो वाक्य जो पद होगा वो कैसा है, उसमें समानता है सब में, अगर समानता होगा तो अधिक भूलेंगे। चौथा यहाँ पे देखिए क्या है? व्यक्तिकरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस। समझ गए? यहाँ पे देखिए, वर्तमान में याद की जाने वाली विषय सामग्री पूर्व में सीखी गई याद की गई विषय सामग्री को तथा पूर्व में याद की गई विषय सामग्री वर्तमान में याद की जाने वाली विषय सामग्री को प्रभावित करती है, यह व्यक्तिकरण है। देखिए, इसमें कुछ ओल झोल नहीं है। देखिए, बहुत आसान है। व्यक्तिकरण मतलब इंटरफेरेंस का मतलब है व्यक्तिकरण का, कि जो आप पहले जो चीज़ें को आप विषय सामग्री को याद किए हैं और जो अभी याद किए हैं, तो आपको अभी वाला जो याद किए हैं ये पहले वाला को प्रभावित करेगा, या जो पहले वाला चीज़ आप याद किए हैं वो पहले वाला आप इसको प्रभावित करेगा। एक दूसरे को प्रभावित जो करेगा यही आपका क्या हो जाता है? इंटरफेरेंस हो जाता है, व्यक्तिकरण होता है। एग्जाम्पल समझिए, ठीक है? जैसे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप पहले आपको बहुत ही सही से याद हो चुका है, ठीक है, बट अभी जो आप याद किए हैं इससे अभी याद किए हैं इससे बेटर आपका पहले वाला याद है और बार बार माइंड में आपका ए आ रहा है पहले वाला, तो क्या होगा? पहले वाला इस पर हावी हो जा रहा है। मतलब क्या है? ए पहले वाला इस पर हावी है, या अगर ए अभी जो याद किया है ए ज़्यादा काफ़ी इफेक्टिव है, मन में काफ़ी ज़्यादा सुंदर से याद हो चुका है, और पहले वाला हम जो है इसके कारण पहले वाला हम भूल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि इसके कारण पहले वाला भूल रहे हैं तो ए जो है इसको प्रभावित कर रहा है, या ए बहुत अच्छा से याद है, एक कमज़ोर याद है तो ए जो है इसको प्रभावित करेगा। तो यही होता है, एक दूसरे को जो सामग्री प्रभावित करेगा यही आपका व्यक्तिकरण का प्रभाव हो जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, 5वां देखिएगा, संवेदात्मक दशाएं, इमोशनल कंडीशन। अब व्यक्ति भिन्न भिन्न संवेदात्मक दशा जैसे क्रोध, भय, प्रेम आदि भी स्मरण को प्रभावित करता है। कुछ ऐसे दशा होता है जहाँ पे होता यह है कि व्यक्ति बहुत क्रोध में रहता है, डरता है, प्रेम आदि में जो है पीड़ा में होता यह है कि व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को भूल जाता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि हम क्या किए नहीं किए थे। ठीक है, तो ये जो है इमोशन भी जो होता है आपको प्रभावित करता है भूलने को। समझ रहे हैं ना? चलिए, 6ठा यहाँ पे देखिए, मस्तिष्क आघात, ब्रेन इंजरी। अब देखिए, फिजिकली रूप से देखा जाए तो अगर आप ब्रेन में आपका चोट लगेगा, ब्रेन इंजरी होगा, हेड इंजरी होगा, तो इस स्थिति में भी आप किसी भी चीज़ याद की हुई वस्तुओं को भूल सकते हैं। तो ये भी चीज़ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये साइकोलॉजी में आता है कि अगर आपका ब्रेन में इंजरी हो जाएगा तो उस कारण भी बहुत सारे चीज़ों को आप भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या किया था, नहीं किया था। ठीक है, तो ब्रेन में गहरी चोट भी आपका ब्रेन इंजरी भी एक कारण बनता है भूलने का। समझ रहे हैं ना? चलिए, नेक्स्ट है आपका मादक वस्तुओं का सेवन करना, कंजम्पशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ठीक है, मादक पदार्थों जैसे कि शराब, गांजा, भांग, चरस आदि का अधिक मात्रा में सेवन भी स्मरण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? तो अधिगम का स्तर मतलब सीखने का स्तर। दूसरा देखा कि जो हम सीखी गई वस्तु है उसका मटेरियल कैसा है, मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। उसके बाद हम लोग देखे हैं ब्रेन इंजरी देखे हैं, मादक पदार्थों का सेवन देखे हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि जो वाक्य है, जो वाक्य हम लोग याद किए हैं, याद करने वाला जो वाक्य है वो सेम है। अगर एक समान होगा तो बी स्मरण भी ज़्यादा होगा क्योंकि कन्फ्यूजन होगा वहाँ पे। तो वही चीज़ें हैं। उसके बाद संवेदात्मक दशाएं हैं, इमोशनल कंडीशन था। उसके बाद है व्यक्तिकरण का प्रभाव, इंटरफेरेंस। समझ गए ना? तो ये सब याद रखिएगा। आपका इतना ज़्यादा सब चीज़ टर्म था। टर्म अगर आप याद रखते हैं तो वो याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर लिखित के अतिरिक्त निम्न कारक भी है जो कि देखिए, रुचि का प्रभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका किसी भी चीज़ में
रुचि नहीं है तो आप उसे याद करके भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाएंगे। प्रेरणा की कमी, आपके अंदर अगर मोटिवेशन का कमी होगा तो चीज़ों को आप भूलेंगे। उत्तेजना की मंदता मतलब स्लोनेस ऑफ एग्जीशन, मतलब अगर आपके अंदर अगर उत्तेजन कमी है तो इस कंडीशन में भी आप भूलेंगे चीज़ों को। उत्तेजना की अवधि में कमी, मतलब उत्तेजना की अवधि, आपके अंदर उत्तेजना कितना देर तक बना रहा है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, एक्साइटेड। तो ये एक्साइटेड अगर आप के अंदर एक्साइटेड अगर आपके अंदर कम होगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। अभ्यास में मात्रा में कमी, अगर आप चीज़ों को अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर भूलेंगे। ध्यान की मात्रा में कमी, अगर टेंशन आपके अंदर कमी है, अच्छा नहीं है तो भूलेंगे। स्मृति का उद्देश्य, आप किस उद्देश्य से आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आयु फैक्टर, सीखने की विधि, किस प्रकार से आप सीख रहे हैं, या कठिन बना के सीख रहे हैं या रोचक बना के सीख रहे हैं, ठीक है। तनाव की मात्रा का स्तर, आपके अंदर जो है स्ट्रेस कैसा है, बहुत अधिक स्ट्रेस होगा तो चीज़ों को आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब भूलने का बहुत सारा अलग अलग तरीके होता है, ये सभी आपको भूलने को प्रभावित करता है। जैसे अभ्यास में कमी, ध्यान की मात्रा, स्मृति का उद्देश्य, आयु, सीखने का विधि, तनाव का मात्रा, उत्तेजना में कमी, उत्तेजना की अवधि में कमी, प्रेरणा की कमी, रुचि का अभाव, ये सब जो है आपका प्रभावित करता है सीखने को, मतलब विस्मरण को, समझ गए। और ऊपर में तो मेन पॉइंट था ही, जैसे मादक वस्तुओं का सेवन, मस्तिष्क आघात, संवेदात्मक इमोशनल कंडीशन, उसके बाद व्यतिकरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, उसके बाद है सिमिलर मतलब सेम सेम समानता, वाक्यों और पदों में समानता होना, ठीक है। अधिगम सामग्री की निरर्थकता, मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, ठीक है। उसके बाद है अधिगम स्तर, लर्निंग लेवल, मतलब आपके अंदर सीखने का स्तर कैसा है, ठीक है। तो ये है आपका विस्मरण, फॉरगेटिंग को भूलने को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। आप लोग आज फॉरगेटिंग को देख लिए, फॉरगेटिंग टॉपिक को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।